स्वागत है आपका फटाफट दिन भर में। आइए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। उत्तराखंड में अब विजिलेंस विभाग भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ करने वाला है, जिसके चलते कई विभागों पर विजिलेंस की नजर है। राज्य के अलग अलग विभागों में तैनात कई कर्मचारी और अधिकारियों की अकूत संपत्ति विजिलेंस के रडार पर है। सरकार से जांच की अनुमति मिलने के बाद 8 मामलों में सरकार को रिपोर्ट देने की तैयारी की जा रही है, जिनमें 15 मामलों पर खुली जांच और उनसे जुड़ी संपत्तियों पर जांच की जा रही है। वहीं भ्रष्टाचार से जुड़े 40 मामलों में गोपनीय जांच भी की जा रही है, जिसके चलते विजिलेंस जल्दी ही भ्रष्टाचार से जुड़े इन मामलों के आरोपियों पर बड़ी कार्यवाही कर सकती है। इन सभी जांचों में विजिलेंस को लोगों ने लिखित और मौखिक रूप से साक्ष्य दिए हैं। इनमें विजिलेंस की अलग अलग टीमें अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। सूबे के मुखिया हरीश रावत का कहना है कि सरकार की ओर से विजिलेंस को सभी आधुनिक जरूरतें मुहैया करवा दी गई है। विजिलेंस समय समय पर अपना काम अच्छी तरह करता है। वहीं खुद सीएम भी मानते हैं कि प्रदेश में कई विभाग और जमीन से जुड़े मुद्दे ऐसे हैं जिन पर लगाम लगाना जरूरी है। साथ ही उनका कहना है कि आय से अधिक अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की संपत्ति हो तो उसकी जांच जरूर की जानी चाहिए। हमने विजिलेंस को बहुत स्ट्रेंथन किया है और उसके रीजनल कार्यालय भी बनाए हैं, विंग्स नए बनाए हैं, उनको फैसिलिटीज़ दी हैं और उनसे कहा कि वो सारे वो मॉडर्न तरीके अपनाएं, जिसके कारण जो है गवर्नमेंट के अंदर वो एक वॉच डॉग का काम कर सकें और जहाँ जहाँ जो शिकायतें ज़रा सा भी आ रही हैं हम उनको विजिलेंस को रिफ़र करते हैं और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि ये बड़ी आम शिकायत रही है कि कुछ जो यहाँ की प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ जो है लोगों के, हमारे सरकारी अधिकारियों के बड़े पैमाने पर उसमें भागीदारी है और यदि किसी ने भी अपने नियमित इनकम से ज़्यादा कमाया है तो उस पर नज़र रखी जानी चाहिए और ऐसे लोगों को सामने लाया जाना चाहिए। वहीं विजिलेंस के एसपी सदानंद दाते का कहना है कि रडार पर कई ऐसे विभाग और अधिकारी हैं जो जल्द ही पकड़ में आएंगे। साथ ही शिकायत नंबर भी जारी किए गए हैं, जिस पर शिकायतकर्ता एसएसपी विजिलेंस के मोबाइल नंबर 9456591883 और व्हाट्सएप नंबर 9456592300 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत करने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। विजिलेंस उत्तराखंड में 2 सेक्टर है, जिसमें देहरादून और हल्द्वानी सेक्टर सम्मिलित है। इसके साथ साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट के 2 सब सेक्टर हमने एक तो अल्मोड़ा और दूसरा श्रीनगर में भी खोला है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी शिकायत हो तो कोई भी जनता हमारे पास डायरेक्टली आ सकती है और शिकायत कर सकती है। उनका जो भी शिकायत करता होगा उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। हम जनता से अनुरोध करते हैं कि जो भी करप्ट अधिकारी हो या कोई भी किसी के बारे में भी शिकायत करना हो तो हमारी हेल्पलाइन के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इवन रिटर्न या वेबसाइट के थ्रू कंप्लेंट करने के बाद भी आपकी कंप्लेंट का संज्ञान लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो हमारे रडार पर हैं। सारे विभागों की हम लोग गोपनीय जानकारी भी हम लोग करते रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंप्लेंट आना, जनता हमारे पास आएगी तो हम लोग उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जरूर एड्रेस करेंगे और जो भ्रष्ट और करप्ट ऑफिसर्स है उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की आए दिन पोल खोल रही है। हर रोज बलात्कार और महिला उत्पीड़न से जुड़े नए नए मामले निकल कर सामने आ रहे हैं और उत्तराखंड की क्राइम कैपिटल रुड़की में तो ये आम सी बात हो गई है। भगवानपुर थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जिसमें दवाई बनाने वाली एक निजी कंपनी में काम करने वाली एक महिला मजदूर की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने एक बार फिर इंसानियत के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। मामला तकरीबन 3 महीने पहले का है, जब 13 वर्षीय किशोरी कंपनी में अपनी मां को खाना देने के लिए आई थी। कंपनी में ही काम करने वाले एक कर्मचारी की गंदी नजर इस मासूम पर पड़ी और ये कर्मचारी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां पर आरोपी कर्मचारी ने इसके साथ दुराचार किया। इस पूरे मामले का लड़की के परिजनों को उस वक्त पता चला जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लड़की के परिजनों ने कंपनी के गेट पर जमकर हंगामा किया और भगवानपुर पुलिस की शरण में पहुंचे। लड़की का परिवार जिला सहारनपुर का रहने वाला है और पिछले लंबे समय से मजदूरी के लिए भगवानपुर में रह रहा है।
बच्ची खाना लेकर आई थी, बच्ची को खाना लेकर बेची, तब बच्ची को कंपनी में पकड़ी, कंपनी वालों की सलाह तो पकड़े गई, नूनी पकड़े जाती हो। और 2 महीने के बीच में 3 फिर पकड़ी लौंडी, और इन्हें मारने की धमकी, जानते मारने की धमकी देंगे, अपने घर ना बता दी इस लौंडी ना बता नहीं बिल्कुल भी। जब अमल तो नहीं, जब बताया जब हमने खुद गौर दी इसकी कि हाँ क्या हो रहा है ना, फिर जब जानते मारने की हमने धमकी दी, मगर बता जल्दी तुझे कुछ नहीं होने का, हम तुझे हम मारेंगे। जब इसने बताया 12 साल है। किसने किया आपके साथ, बच्चे के साथ किसने किया? उसमें नाम उसके एड्रेस नाम उसका। वहीं एसओ भगवानपुर सूर्यभूषण नेगी का कहना है कि इस महिला ने अपनी बेटी के साथ दुराचार का आरोप एक कंपनी के कर्मचारी पर लगाया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक यहाँ मुकदमा कायम हुआ है अभी। उस मुकदमे में जो है एक नाबालिग लड़की है, उसके साथ जो है बलात्कार की बात कही गई है, तो उसकी जांच चल रही है। उसमें एक नामजदगी हुई है लड़के की, तो वो भी माना जा रहा है कि जुबनैल है। इसके मामले की पूरी जांच की है, तहकीकात की जा रही है, उसके आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। जेपी ग्रुप के खिलाफ जंतर मंतर पर लोग उतर चुके हैं। जी हां, जंतर मंतर पर सैकड़ों लोगों ने जेपी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इन लोगों का आरोप है कि जेपी ग्रुप ने 2013 में इनको फ्लैट पोजीशनिंग का वादा किया था, लेकिन अभी तक फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया गया है। वे कई बार इनके ऑफिस भी गए हैं, लेकिन वहां से इन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है और इसीलिए ये लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इनकी सरकार से मांग है कि जेपी ग्रुप के खिलाफ कार्यवाही की जाए और इसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाए। जेपी वाला चोर है भाई, चोर है, जेपी वाला चोर है भाई, चोर है, जेपी वाला चोर है भाई, चोर है, जेपी वाला चोर है, चोर है, चोर है, सचिन गौड़ चोर है, चोर है, चोर है, जेपी गौड़ चोर है। जंतर मंतर पर नारे लगाते ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने घर का सपना देखा था। इन लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी घर के लिए लगाई, लेकिन कई साल बीत जाने पर भी इनको घर नहीं मिला, जिसके चलते परेशान लोग अब बिल्डर्स के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। फ्लैट खरीदने वालों का कहना है कि दोनों तरफ से वे पिस रहे हैं, बैंक में लगातार EMI भर रहे हैं और उसके साथ साथ अपने घरों का किराया भी उनको देना पड़ रहा है और ये चाहते हैं कि जेपी ग्रुप पर कड़ी कार्यवाही की जाए। मेरे को लगता है ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से साइट पे बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ। जब भी इनके ऑफिस में जाते हैं ये कहते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं हम 3 महीने में शुरू कर देंगे, 4 महीने में शुरू कर देंगे, और इनके प्रॉमिस बिल्कुल झूठे साबित हुए हैं। ये एक नंबर के बेईमान लोग हैं। और मैंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे 2 फ्लैट पर लगा दिए। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के नाम पे मैंने 2 फ्लैट बुक किए थे, और अभी तक पिछले 2 साल से एक भी वर्कर साइट पर नहीं है। और जब भी इनके ऑफिस में जाओ ये हमेशा झूठे प्रॉमिस देते हैं और हमें भगा देते हैं वहाँ से। सपना तो तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि असली सपना होता है कि घर लेंगे, और जेपी का भी कह देते हैं कि अगली दिवाली में घर दे दूँगा, और हमेशा डिले करते रहते हैं, प्रॉमिस करते रहते हैं, पर कभी देते नहीं, और अभी तक सपना पूरा नहीं हुआ है। हमें यही डर है जो विजय माल्या ने जैसे करा, रुपया खा के भाग गया, वही जेपी ना करे। सबसे पहले सरकार को इनके सबके पासपोर्ट रद्द कर देने चाहिए, इन पर रोक लगा देनी चाहिए कि देश छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी लंबे या छोटे टूर के लिए, जिससे ऐसा ना हो कि हमारे प्रोजेक्ट भी अटक जाए और हमारा रुपया भी फंस जाए और हम पूरी तरीके से सड़क पे आ जाए, कंगाल हो जाए। तो इस तरीके के रोक सरकार को जरूर लगानी चाहिए, और जो लोग जितने भी हैं उसके लिए कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी का एक्शन लेना चाहिए, और गवर्नमेंट को कुछ ऐसी रेगुलेशन लानी चाहिए जो भी इस तरीके के प्रोजेक्ट किए हुए हैं KBA जैसे, उन सब पे जिससे जितने भी लोग सफर कर रहे हैं सबको एक आराम मिल जाए, उन सबको एक राहत मिल जाए, ये बहुत जरूरी है। इन सभी का आरोप है कि जेपी ग्रुप के द्वारा 7 साल बीत जाने के बाद भी इन्हें अपना घर नहीं मिल पाया है। इन सभी ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से अपने घरों के लिए अपनी जमा पूंजी लगाई और अब इससे परेशान होकर ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों को ये भी डर है कि कहीं जेपी ग्रुप के मालिक भी माल्या की तरह भाग न जाएं। लोगों का ये कहना है कि जेपी ग्रुप के मनोज गौड़ और पूरे परिवार का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए ताकि ये लोग विदेश न भाग सकें। हमारा प्रदर्शन करने का रीज़न ये है कि आज से 7 साल पहले हमने जेपी वेस्टाउन में फ्लैट बुक किया था और हम सब ने, किसी ने 35 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़
अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई हमने वहाँ पर लगाई थी, और हम और बैंक से हमने लोन भी लिया था। अब हम अपनी EMIs भी दे रहे हैं, हम रेंट पे भी रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर हमारी मेडिकल के ऊपर खर्चा होता है, हम उसके ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हम कहाँ जाएँ? हमारी कोई सुनता नहीं है। हम JP के ऑफिस में जाते हैं, वो बोलते हैं 6 महीने बाद आपको घर मिल जाएगा, 6 महीने बाद आपको घर मिल जाएगा। हम रेंट भी दे रहे हैं, हम EMI भी दे रहे हैं, हमारे ऊपर अपने परिवार का खर्चा भी चलाना, हम क्या करें? हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और 7 साल हो गए इस बात को। 2 साल तक मैंने रेंट पर बच्चों को दिल्ली में पढ़ाया, कितना रेंट दिया, EMI पे कर रही हूँ, इनकम टैक्स दे रही हूँ। मोदी जी की सब बात मन की सुनते हैं 20 बार। क्या मोदी जी विस्टाउन वालों की बात एक बार सुनेंगे ढंग से? ये पहुँचाइए मोदी जी तक कि हम फीमेल अपने नाम पर बुक करा के अपनी अर्निंग से हमने बुकिंग कराई, और सारा पैसा हमारा वो माला माल हो रहे हैं, हमको बेहाल कर रहे हैं। दिस इज़ बैड। रेगुलेटरी हार्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए अगेंस्ट बिल्डर्स। सिडकुल थाना क्षेत्र में 18 फरवरी को शाम हुए राजेश हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी लव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने हत्या में प्रमुख तमंचा भी बरामद कर लिया है। अपने चचेरे भाई की गुंडई और बदसलूकी से परेशान आकर लव ने राजेश की हत्या कर दी थी। सीओ सदर JP जयाल ने बताया कि संपत्ति विवाद के चलते दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसके बाद लव ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद आरोपी लव का कहना है कि मृतक राजेश ने उसे संपत्ति के लिए न केवल परेशान किया हुआ था, बल्कि उसके परिवार के साथ भी मारपीट और मां के साथ गलत काम किए थे, जिस कारण उसने उसकी हत्या कर दी। ये 18 फरवरी को शाम को 7:30 बजे एक राजेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये राजेश कुमार मूल निवासी बिहार के रहने वाले हैं और फेरूपुर में एडॉक टीचर के पद पर थे, शिवालिक नगर में रहते थे। तो फुटेज से ये पता चला कि इनका बिहार में प्रॉपर्टी के ऊपर विवाद था, और इनका जो सगा चचेरा भाई है उसका नाम है लव कुमार, जो कि फुटेज से उसकी लोकेशन यहाँ पर मिली थी। उसको आज जो है 2:30 बजे दिन बस अड्डे के पास से उसको गिरफ्तार किया गया, और उसके कब्जे से उसने वो घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस बरामद कराया है और घटना का इकबाल किया है। अपने साथ एक साथी को और बताया है उसने, तो उसके बारे में और तहकीकात की जा रही है। उसने बुरी तरह से हम लोग को, परिवार को परेशान कर रखा था। बुरी तरह पापा और छोटे भाई को खेत में मूड़ी गोद कर जानलेवा हमला किया, और माँ का इज्जत से भी खिलवाड़ किया उन्होंने। इसीलिए उनको मन में बैठा लिया कि उसको छोड़ूंगा नहीं। गोली से कट्टा से सीना पर। रुके कहाँ थे तुम? आके रुके थे हरिद्वार। अच्छा, तो काफी टाइम से परेशान कर रखा था उसने? जी। क्या कहता था? कहता था अभी भी आधा मैं हिस्सा लूंगा यहाँ। मैं बोला कि आधा वहाँ हरिद्वार दे दो, आधा यहाँ ले लो। पूरा जमीन का मामला था। दादा का ननिहाली जमीन था, दादा को ननिहाल गिफ्ट मिला था। पछतावा तो है सर, लेकिन मजबूर कर दिया उन्होंने। भाई था तुम्हारा? जी। हल्द्वानी पुलिस ने डहरिया की सत्यलोक कॉलोनी में रिटायर्ड कर्नल DK शाह की पत्नी और मां की लूट के बाद हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूड़ी ने रविवार को पुलिस बहुउद्देशीय भवन में प्रेस वार्ता कर इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार मंगलवार 21 फरवरी की रात को रिटायर्ड कर्नल DK शाह के घर में कर्नल के बैटमैन महेंद्र गोस्वामी, कारपेंटर अख्तर अली और इनके साथ मल्लू ने लूट के बाद कर्नल DK शाह की पत्नी प्रेरणा और मां शांति की चाकुओं से गोदकर चेहरे पर वार कर हत्या कर दी थी। SSP ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या का मोटिव लूट था। जैसे ही कर्नल का बैटमैन महेंद्र, अख्तर और मल्लू मिलकर घर की अलमारी खोल रहे थे तो कर्नल की पत्नी ने उन्हें देख लिया और उन्होंने बैटमैन महेंद्र और अख्तर को पहचान लिया, जिसके बाद इन्होंने मिलकर प्रेरणा की हत्या कर दी। और जब ऊपर दूसरे माले में तीनों आरोपी लॉकर खोल रहे थे तो वहां कर्नल की मां ने उठकर लाइट जलाई और तीनों ने मिलकर उनकी मां शांति देवी को भी मौत के घाट उतार दिया। 21 फरवरी की रात 12:30 बजे से सुबह 4 बजे तक घर से 15 तोला सोना और 25,000 नकदी लूट कर फरार हो गए ये तीनों। पुलिस के अनुसार चांदी की कटोरी, कैश और कर्नल के ATM कार्ड, आर्मी कार्ड सहित अन्य कई चीजें
हत्यारोपी बैटमैन महेंद्र व अख्तर से बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन तीसरा आरोपी मल्लू अभी फरार बताया जा रहा है। और पुलिस के अनुसार सोने के आभूषण दोनों ने मल्लू को बेचने के लिए दिए हुए हैं, इसी के बाद वो फरार है। पुलिस की दोनों टीमें मल्लू की तलाश कर रही हैं। वहीं हत्या के दोनों आरोपी हल्द्वानी के गोला गेट मुक्तिधाम के रहने वाले हैं, जो कर्नल के घर में पुताई का काम कर चुके हैं और उनका अमूमन कर्नल के घर पर आना जाना लगा रहता था। इस हत्याकांड के खुलासा करने वाली पुलिस टीम को डीआईजी ने 5,000 व एसएसपी ने 2,500 की राशि का पुरस्कार देने की घोषणा की है। देखिए, इसमें जो अख्तर है ये रंगाई पुताई का काम करता था और इसके अलावा मरम्मत का कार्य करता था। तो इसने कर्नल साहब के यहाँ पर भी घर में काम किया था। इस दौरान ये जो वहाँ पर बैटमैन जो फौजी था महेंद्र, उसके कांटेक्ट में आया। उसके कांटेक्ट में आने के बाद इनका घर में आना जाना भी रहा अख्तर का। तो इस दौरान जब वो उसके घर आता जाता रहा तो इनकी प्लानिंग, यानी वो बार बार इससे फौजी से महेंद्र से पैसे मांगता था। तो महेंद्र के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो इन दोनों का आपस में कुछ प्लानिंग बनी कि हम लोग कर्नल साहब के यहाँ से चोरी करते हैं। तो इनका मेन मोटिव चोरी का था। तो इन्होंने डे डिसाइड किया, क्योंकि इस दिन कर्नल साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसके चलते इन्होंने प्लान किया और अख्तर अपने एक साथी, जिसका कि नाम ये मल्लू बता रहा है, उसके साथ आया और साथ में महेंद्र, इन तीनों ने वहाँ पर चोरी का प्लान बनाया। तो चोरी के मनसा से ये अंदर घुसे, लेकिन जब ये चोरी कर रहे थे तो कर्नल साहब की वाइफ उठ गई, जिसके कारण इनको शक हुआ, क्योंकि उसने देख लिया था। तो उसको अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए इन्होंने उनका मर्डर कर दिया। इस दौरान इनका कहना है कि ऊपर की भी लाइट जली, तो ऊपर की लाइट जलते हुए इनका कहना है कि माता ने भी देख लिया था। तो जो कर्नल साहब की मदर है उनको भी इन्होंने उनका भी मर्डर किया। उसके बाद वहाँ पर जितना भी सामान था वो लेकर ये वहाँ से भाग निकले। देखिए, इसमें हमें महेंद्र के पास से 8,500 रुपये बरामद हुआ है। इनका कहना है कि 25,000 रुपये वहाँ पर थे, जिनको कि इन्होंने तीनों ने आपस में पहले ही बांट लिया था। इसके अलावा बाकी जो सामान था वो अलग अलग इनसे बरामद हुआ है, जिसमें आला कत्ल भी हमें बरामद हुआ है, जो कि एक पेचकस है। इसके अलावा खून लगी हुई कमीज जो कि अख्तर ने पहनी थी वो भी बरामद हुई है। इसके अलावा कुछ कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, और जिसमें जो कर्नल साहब हैं उनका नाम भी दर्ज है, तो वो भी हमें बरामद हुई। दिल्ली नगर चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। नाराज कार्यकर्ता पूरी तरह से विरोध में उतर आए हैं। ईस्ट पटेल नगर से आम आदमी पार्टी ने मनोज कुमार को टिकट दी है, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने यहां से विधायक हजारी लाल चौहान और दिल्ली के प्रभारी आशीष तलवार के सामने नारेबाजी की और उनका घेराव भी किया। हालांकि दिल्ली प्रभारी और विधायक कैमरे पर कुछ नहीं बोले। वहीं लोगों का कहना है कि जो लोग पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दिए गए, और इसी के चलते लोगों ने विरोध किया और साफ किया कि यहां से आपको वोट नहीं दिए जाएंगे। दौली चिराली से पिथौरागढ़ की ओर जा रही कमांडर जीप लछैर के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। ये नैनी पातल के पास में दौली चिरौली नाम की जगह पे एक्सीडेंट हुआ। उसमें 3 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी और 3 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, जो कि घायल हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी आउट ऑफ डेंजर ही हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में किसानों को आधुनिक तकनीकी से फसल उत्पादन के तरीके बताने के लिए 2 दिवसीय वैज्ञानिक व किसान सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कृषि वैज्ञानिकों ने छोटी जोत व बड़ी जोत के किसानों को फसल बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक सिंचाई, बीज व कटाई करने के अत्याधुनिक तरीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान गोष्ठी में पूरे भारत के अनेक राज्यों के वैज्ञानिक व किसान भी पहुंचे, जिन्होंने अत्याधुनिक तरीकों से फसल उत्पादन को बढ़ाया है और राज्य के किसानों से अपने अनुभव को साझा भी किया। उत्थान के लिए जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के द्वारा हर चीज़ जैसे आपका सिंचाई का है, खेती के लिए चुनाव का है, उपकरणों का है, आपका ट्रैक्टर, मशीनरी, सभी बगैर उसका उत्थान संभव
संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो कृषि अभियंत्रण से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उन सभी पे हम यहाँ पर जो है ये कन्वेंशन हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देवभूमि न्यूज।